हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का हम आज सिलेबस देखेंगे जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा। तो इस पर हम न्यू सिलेबस जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 पर जो आधारित सिलेबस है उसको हम देखेंगे। इस सिलेबस का जो इस पाठ्यक्रम का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। इसी का हम आज सिलेबस देखेंगे। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8वें यूनिट को देखेंगे कि प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें अध्ययन करना है। तो चलिए हम देखते हैं, ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहली यूनिट में हम देखते हैं, यूनिट फर्स्ट में दिया गया है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान क्या है इसके विषय में पूछा गया। राजनीति विज्ञान की परिभाषा, इसकी प्रकृति एवं इसके क्षेत्र और अध्ययन पद्धति, यानी कि राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की जो डिफिनीशन है उसके विषय में, इसकी प्रकृति के विषय में, इसके क्षेत्रों के विषय में कि किन किन क्षेत्रों तक पॉलिटिकल साइंस फैला हुआ है और इसके अध्ययन पद्धति क्या है, इनको किस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। इसी में यूनिट 1 में ही अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या कला है या अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस तरीके से ये संबंधित है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन यूनिट फर्स्ट में करना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें मुख्यतः राजनीति विज्ञान की परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके क्षेत्र, इसके अध्ययन पद्धति के विषय में पढ़ना है। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से किस तरीके से संबंध है, यानी कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या कला है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके विषय में अध्ययन करना है। अब हम चलते हैं यूनिट 2 में, और यूनिट 2 में हम देखते हैं कि किन टॉपिक्स को हमें अध्ययन करना है। तो यूनिट 2 में हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम के विषय में पढ़ना है, अर्थात राजनीति विज्ञान को हम किन किन आधारों पर हम पढ़ सकते हैं, कि किन किन जगहों से या किन किन चीज़ों से हम पढ़ सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, उन सभी का हमें अध्ययन करना है जिससे हम राजनीति विज्ञान को अध्ययन कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं, इसी में अगला टॉपिक है पारंपरिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक जो उपागम है, यानी कि उपागम की दृष्टि से देखा जाए कि राजनीतिक विज्ञान के जो अध्ययन के उपागम बनाए गए हैं वो मुख्यतः जो है पारंपरिक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है जिनके माध्यम से हम राजनीति विज्ञान को समझ सकते हैं। इसी तरीके से सामाजिक उपागम है, इसके माध्यम से भी हम समाज में हो रहे जितने भी शासक वर्ग हैं उनके विषय में हम राजनीति विज्ञान को समझ सकते हैं। और इसी प्रकार दार्शनिक उपागम है, उससे भी हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न उपागम हैं, जैसे पारंपरिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, सामाजिक उपागम और दार्शनिक उपागम। अब हम देखते हैं जो आधुनिक उपागम है, यानी कि जो भी लेटेस्ट उपागम जिसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं वो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर बेस्ड है। तो ठीक है, तो टोटल हमने देखा इस यूनिट 2 में कि हमें क्या पढ़ना है, कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम के विषय में पढ़ना है कि हम राजनीति विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं, कैसे कैसे अध्ययन कर सकते हैं। उनके प्रमुख उपागम है जैसे पारंपरिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, सामाजिक उपागम, दार्शनिक उपागम। आधुनिक उपागम में जैसे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। अब हम चलते हैं यूनिट 3 में, और यूनिट 3 में देखते हैं किन किन टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है। यूनिट 3 में हमें देखना है राज्य क्या होता है, राज्य के विषय में हमें पढ़ना है, यानी कि किसी पॉलिटिकल साइंस में एक राज्य जो शब्द है महत्वपूर्ण शब्द है, और इस राज्य की जो परिभाषा है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। तो राज्य की क्या परिभाषा है, राज्य के प्रमुख तत्व और राज्य के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पर को भी अध्ययन करना है। इसके उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके से दिया है, जैसे ईश्वरीय सिद्धांत, बलपूर्वक जो दबाव के कारण राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक सिद्धांत, समाज को आवश्यक लगा तो उसने उत्पन्न की, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। इस तरीके से किसी भी राज्य जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने सिद्धांत दिए। किसी ने कहा ईश्वर ने इस सिद्धांत मतलब कि राज्य की उत्पत्ति की, कुछ लोगों ने कहा कि समाज के लोगों ने बलपूर्वक इस राज्य की उत्पत्ति की, समाज में ही आवश्यकता, समाज ने ही इस राज्य की उत्पत्ति की विकास के आधार पर, तो मार्क्सवाद ने अपने सिद्धांत। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, तो हमें उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ने हैं इस तरह। अब इसी यूनिट 3 में अगला जो टॉपिक है राज्य के कार्य क्या होते हैं, एक किसी भी राज्य के लिए एक जो आदर्श राज्य होता है उसके लिए कौन कौन से का उत्तरदायी कार्य होते हैं। तो राज्य के जो मुख्यतः कार्य जो आदर्शवादी सिद्धांत पे उसे काम करना चाहिए, उदारवादी, समाजवादी और कल्याणवादी, इन सभी सिद्धांतों पे हमें राज्य के मुख्य कार्यों को देखना चाहिए, उसी के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए। तो मुख्यतः हमने देखा यूनिट 3 में हमें राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व और उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत जैसे ईश्वरीय, बलपूर्वक, सामाजिक, विकासवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों का अध्ययन करना।
और उसके बाद राज्य के जो प्रमुख कार्य हैं वो आदर्शवादी, उदारवादी, समाजवादी और कल्याणवादी सिद्धांतों पर ही कार्य करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर और यूनिट 4 में हम देखते हैं। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है संप्रभुता। संप्रभुता के विषय में पढ़ना है। संप्रभुता क्या है, इसके विषय में, इसकी परिभाषा, इसके प्रमुख कारक क्या हैं। तो इस संप्रभुता के विषय में पढ़ना है मुख्यतः। तो संप्रभुता अद्वैतवादी है और बहुलवादी सिद्धांत। तो अद्वैतवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत के विषय में पढ़ना है संप्रभुता चैप्टर में, इसमें। और साथ ही साथ इसी यूनिट में हमें कानून संबंधी, कानून के विषय में भी पढ़ना है। कानून क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके स्रोत क्या है और इसके वर्गीकरण क्या, यानी कि क्लासिफिकेशन इसका किस तरीके से किया जा सकता है। तो यूनिट 4 में हमें पढ़ना है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है और संप्रभुता में अद्वैतवादी और बहुलवादी सिद्धांत किस तरीके से हैं, और उसके बाद कानून संबंधी जो कानून है किस तरीके से इसकी परिभाषा, इसके स्रोत और इसका वर्गीकरण किया गया है, इसका अध्ययन करना है। इसी प्रकार हम चलते हैं यूनिट 5 की ओर और यूनिट 5 में हमें क्या अध्ययन करना है। यूनिट 5 में हमें मुख्य रूप से स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, यानी स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता क्या होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी, उसके बाद समानता का अधिकार, न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, अधिकार, तो इन सभी शब्दों का हमें विस्तृत रूप में अध्ययन करना है। तो यूनिट 5 में हमें स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता और अधिकारों के प्रकार या अधिकार किस तरीके से हो सकता है। तो राजनीतिक जो शब्द हैं, राजनीति विज्ञान में इन शब्दों का किस तरीके से महत्व है और इसका किस तरीके से अध्ययन किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन राजनीतिक दृष्टि से हमें यूनिट 5 में करना है। उसके बाद देखते हैं राजनीति, इसी में हमें पढ़ना है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति के विषय में भागीदारी और विकास और आधुनिकीकरण देखना है। तो यूनिट 5 में हमें मुख्यतः स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, अधिकार के विषय में पढ़ना है। साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्कृति, भागीदारी और विकास, इसके स्तर पर विकास किस तरीके से हुआ और आधुनिकीकरण, यानी कि इस समय किस तरीके से इसमें इन शब्दों का महत्व है, तो हमें इसका अध्ययन करना। अब हम चलते हैं इसी तरीके से यूनिट 6 में हम देखते हैं। यूनिट 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है, इसके इस शब्द की किस तरीके से उत्पत्ति हुई और इस आदर्शवाद सिद्धांत क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्ट को हमें स्टडी करना है। उसके बाद उदारवाद क्या होता है, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमें अराजकतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, जातीय राष्ट्रवाद, इन सभी, और वैश्वीकरण और नारीवाद, इन सभी चीज़ों का हमें विस्तृत रूप में अध्ययन करना है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक बार प्रत्येक वर्ष आता ही है, तो इसे आप एक बार ज़रूर देखना। यानी कि यूनिट 6 में आदर्शवाद क्या है, इसके सिद्धांत, उदारवाद, अराजकतावाद क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, अपने साम्राज्य को विस्तृत उसके आधार पर राज्य शासन करना, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, जातीय, किसी भी जात के आधार पर राष्ट्र में जो शासन करना, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के आधार पर, और नारीवाद यानी कि अपनी नारी शक्ति के आधार पर प्रशासन करना। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर हम, मतलब कि इन सभी बिंदुओं पर हमें अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम चलते हैं इसी तरीके से यूनिट 7 में देखते हैं कि यूनिट 7 में किन किन टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है। यूनिट 7 में हमें संसदीय प्रणाली के विषय में पढ़ना है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, जो संसदीय प्रणाली बनाई गई है उसके विषय में हमें विस्तृत रूप में अध्ययन करना है। साथ ही साथ राष्ट्रपति प्रणाली के विषय में अध्ययन करना है। संघात्मक और एकात्मक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यानी कि संघात्मक और एकात्मक में अंतर क्या है, यानी कि भारत जो है, भारत में संघात्मक प्रणाली है या फिर एकात्मक प्रणाली है, तो आपको इस पर स्पष्टीकरण के लिए आता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर संघात्मक और एकात्मक दोनों तरीके की व्यवस्था है अलग अलग परिस्थितियों में। तो आगे हम देखते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल के विषय में पढ़ना है, दबाव समूह के विषय में पढ़ना है, कि उसके बाद सरकार के अंग जो हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सभी का हमें विस्तृत रूप में अध्ययन करना है। तो मुख्यतः हम देखें यूनिट 7 में संसदीय प्रणाली, यानी कि लोकसभा जो राज्यसभा, ऐसी जो प्रणाली व्यवस्था की गई है भारत देश में, उसके विषय में अध्ययन करना। राष्ट्रपति प्रणाली, जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, यानी कि उसके विषय में अध्ययन करना। उसके बाद भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर संघात्मक एकात्मक दोनों तरीके की व्यवस्था की गई है, तो इसके विषय में अध्ययन करना, किन किन परिस्थितियों में संघात्मक होता है और किन किन स्थितियों में एकात्मक होता है। और उसके बाद राजनीतिक दल के विषय में पढ़ना है कि भारत में कौन कौन सी राजनीतिक दल हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी कौन कौन सी हैं, उसके बाद उनका अध्ययन करना है। उसके बाद दबाव समूह, यानी कि जो दबाव समूह किसी भी पार्टी पर जो दबाव डालते हैं उनके समूह के विषय में पढ़ना है। उसके बाद सरकार के अंग जो होते हैं, यानी कि मुख्यतः जो सरकार के अंग हैं वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके विषय में विस्तृत रूप में आपको अध्ययन करना ही है।
इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर, और अगले यूनिट में हम देखते हैं कि किस तरीके से टॉपिक पूछे जाते हैं। अगले यूनिट में हमें देखना है संविधानवाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद, लोकमत, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर, और विकेंद्रीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद। तो यूनिट 8 में हमें संविधान के विषय में मुख्यतः पढ़ना है। संविधान है क्या आखिर, संविधान में किस तरीके से कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बताया गया, तो मतलब कि एक संक्षिप्त रूप में उसे अध्ययन करना है। संविधानवाद क्या है, जिसके आधार पर किसी भी देश में जो है लोकतंत्र जो होती है, जिसके आधार पर संविधान के आधार पर वहाँ पर शासन किया जाता है, तो इसके विषय में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद अधिनायकवाद के विषय में पढ़ना है। लोकमत यानी कि जनता का जो मत होता है उसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक न्याय, जो समाज में न्याय की व्यवस्था की गई उसके विषय में पढ़ना है। इसी के बाद हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष। तो इससे प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको इसको विस्तृत रूप में एक डिटेल में आपको अध्ययन करना है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। उसके बाद देखते हैं विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण यानी कि किस तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, कि छोटे छोटे स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था की गई है। बड़े से यानी कि देश में सबसे ऊपर देश पे राष्ट्र के स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर, ग्रामीण यानी कि जिले, फिर उसके बाद इस तरीके से प्रत्येक छोटे से छोटे तक के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, तो इसका अध्ययन करना है। उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में अध्ययन करना है। तो हमने देखा इस तरीके से यूनिट 8 में इन सभी टॉपिक को टोटल इस तरीके से 1 से 8 यूनिट तक हमने राजनीति विज्ञान के जो सिलेबस थे, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा का जो सिलेबस था उसे हमने देखा। अगर आप इस यानी कि राजनीति विज्ञान के जो राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा का प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल देंगे। आप वहां से जाकर वीडियो की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे आप देख सकते हैं। और आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।